आज की इस वेबिनार में मैं एस के अग्निहोत्री, प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर मथुरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा और साथ साथ उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा डीसी सर, रीजनल ऑफिस आगरा का, जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और ये कंसर्न लिया कि बच्चों की और पेरेंट्स की बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, किस मोड में होने से फ़ायदा होगा, उनके क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं इस कोविड महामारी को लेकर के। इसके अलावा बच्चों के भविष्य के लिए एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, उनको लेकर भी बहुत सारे कंसर्न होंगे। पिछले जो एग्ज़ाम हम लोगों ने कंडक्ट कराए हैं उनको लेकर के भी बहुत सारे कंसर्न होंगे। कोशिश करेंगे हम यहाँ सभी तरीके की जो जिज्ञासाएं हैं पेरेंट्स की, बच्चों की, उनको एड्रेस करने की। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे रीजनल ऑफिस आगरा के उपायुक्त महोदय का, सहायक आयुक्त महोदय श्री एमएल मिश्रा का, सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती इंदिरा मुदगल मैडम का, और इस वेबिनार में एक्सपर्ट के रूप में ज्वाइन करने वाले प्राचार्यों का, जो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री अरविंद गौड़, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय डीएल मेरठ, श्रीमती हुस्ना बानो, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय केएनएन गाजियाबाद, श्री सतीश शर्मा, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ललितपुर, श्री करुणाकर उपाध्याय, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा, श्रीमती नीतू, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय केवी3 आगरा। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं श्री अरविंद गौड़, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय डीएल मेरठ। साथ में जुड़ चुकी हैं श्रीमती हुस्ना बानो, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय केएनएन गाजियाबाद, और जुड़ चुके हैं श्री एस के शर्मा जी, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ललितपुर। जुड़ चुके हैं श्री करुणाकर उपाध्याय जी, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा, और श्रीमती नीतू, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय केवी3 आगरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो हम इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजें हैं कोविड महामारी को लेकर के। हम सभी ने बहुत सारे चीजों पर विचार किया। इस महामारी के दौर में हमारे शिक्षकों ने अपग्रेड होकर के, उनके विद्यार्थियों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया, पेरेंट्स ने भी अपने आप को अपग्रेड किया और विद्यार्थियों को वो संसाधन उपलब्ध कराए जिससे कि हम ऑफलाइन कक्षाएं जब नहीं हो पा रही थी तो ऑनलाइन मोड में कक्षाएं ले पाए। साथ साथ हमने परीक्षा भी ऑनलाइन ली और उन ऑनलाइन परीक्षाओं में भी बहुत सारी चीजें आई सामने। इस बार का जो प्री बोर्ड एग्जाम है, ये बोर्ड से पहले की कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार होते हैं इन एग्जाम से, और यदि उन बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ पता चलता है कि हमें यहाँ पर कार्य करने की जरूरत है, ये हमारा ग्रे एरिया है, तो वो भी हमें अभी लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम है। उस टाइम में हम उन चीजों को भी एड्रेस कर सकते हैं। तो इस बार का जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसको लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री अरविंद गौड़ जी, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय डीएल मेरठ को। उनसे मेरा प्रार्थना होगी कि वो
अपने विचार रखें कि इस कोविड महामारी के दौर में बच्चों और अभिभावकों को प्री बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन मोड में कराने हेतु क्या क्या शंकाएं हैं, में उस शंकाओं के समाधान किस रूप में देखते हैं? श्री अरविंद गौड़ सर। Thank you, Agnotri ji. Yes, this COVID pandemic has caught the attention of everyone, and of course, parents are really worried about it, and they have lot many apprehensions as far as the question of sending their children to Vidyalaya is concerned. The foremost apprehension weighing in the minds of parent is in not allowing their children to send to school is obviously that they have formed a strong mindset and conviction in that the likelihood of infecting this virus while sending their children to school will be comparatively much more larger than better staying their children back at home. Now, this may not be totally unfounded, given the appalling and pathetic condition prevailing in good number of schools in rural areas, in suburban areas, even in urban areas, and also. Now, herein there are few other factors, though time has changed, certain things have changed for good, but still there are certain factors like the psychological hangover which has been persisting right from the stages when this corona pandemic caused devastating effects world over. And that hangover is still fresh in the mind and psyche of the parents and every one of us. Now, getting out of a psychological this mindset, of course, requires a lot of conviction, and of course, here it do depends upon the facilities, the government facilities in particular, which are available to the common man. Because right at the outset, is still I like to say that we have not been able to generate the confidence amongst the people at large that yes, that now the time has come when we can really go for a the good treatment of this coronavirus. And of course, as the recovery rate has almost reached 92%, therefore this in here, that is on coming on to the solution part now, on all these four apprehension one by one. Regarding the first this thing, apprehension that while when the students are coming to the school, the likelihood of occurrence of infecting this virus will be higher. So here, see, one thing is there. We need to understand certain scientific facts that lesser the age, the more is our immunity, and then the less likelihood of incurring this coronavirus. In fact, the site, all our survey, they do show that is to children below the age of 5 years, there had been no casualty at all. And those who were in the bracket of 5 to 12 years, therein also there was hardly any casualty. These children did acquire this virus, but they didn't even reflect any symptoms, or even if they reflected it, it was only for a day or two, and that got normalized without any medication. So in a nutshell, what the message has to be conveyed is that even the children between the age of 5 to 12, they also have their chances of acquiring this virus while they are in a school is almost negligible. For adults, that is beyond 12 years, see, they are mature enough. They can, of course, abide by the guidelines
by the guidelines how for of prevention against these diseases. They need to understand that, and they need to understand that if they are meticulously abiding by the stipulated norms, either by WHO or by the government of India or by the ministry or by our institutions, then of course the chances of getting infected with this virus, of course, will be almost negligible. Will be almost negligible. But and then see what is more motivating is that the vulnerable people like the teachers and their principals, their assistant commissioner, deputy commissioners, and the upper hierarchy, everybody, their own parents, they are going to their offices, and if they are observing these norms with utmost care, then of course I don't think that there is anything to fear with. They can come to the Vidyalayas, and of course, see, this enlightenment has to be given, and I think media, etc., should also come in a big way to enlighten the common man, to make sure that they do send their children to school, especially for 2 classes. And of course, we are maintaining that staggered timings. Everything. So at any point of time, what the thinking goes in the mind of the people is that there will be a lot of crowd. So nothing of that sort. There are a good number of schools, classrooms everywhere, and see, as far as social distancing norms are concerned, I think they can be better observed in the school rather than in home, because in a home, in one room, I think at least 2-3 persons are putting up, whereas in the big rooms, and see, there are certain other strategies which schools are adopting, like in Singapore, they are doing this teaching work in the open fields, maintaining more than 3-4 meters of distance. So that are the way outs, and which we would be also doing, and so schools are better safe than staying at home. So all this thing, and regarding on the this thing, fourth point, that online education is better. So see, maybe that this routine academic teaching, people may get it, but then what they are losing is the most precious thing, the skills which they acquire while they are in the school, because online teaching can never be an alternative to school teaching. And as such, the skills like the skills of communication, the skills of empathy, the skills of personal relationship which they develop among the student and which continue lifelong, that will be a big loss to each and every student who are staying back home. So already immense loss has uh, been done to the students, because almost 8-9 months have passed away. Our students are away from the schools. So see, I do strongly advocate that now is the time when, of course, see, the recovery rate is high, and but recovery rate is high, pretty nine, and see, the good thing is that if when we are going for the zero survey, then we are finding that good number of people, without even knowing that they had this virus, they had this virus, and they are now normal without even knowing that they actually got infected with this virus. So with this, these are the solutions, and of course, this fear factor, of course, should is of course now not genuine as far as student community is concerned. Rest all, of course, with the good combination of guidelines issued by the government, of course, we can manage this entire exercise without any fear. Thank you. Thank you, Agnatriji.
लोग ऑफिस में आकर के सारे काम कर रहे हैं, तो बच ही रहे हैं, अपने आप को, घर को भी बचा रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो डेफिनेटली ये एग्जाम हम ऑफलाइन मोड में भी देने के लिए बच्चों को भेज सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से सर ने लगभग चारों कंसर्न पर अपना विचार रखे। रिकवरी रेट अच्छा है, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें अगर बचाव रखते हैं तो हम इससे निश्चित रूप से बच पाएंगे। इसके अलावा और भी सारे कंसर्न को सर ने बहुत अच्छे रूप से रखा। धन्यवाद सर। अब मैं अगले हमारे एक्सपर्ट के रूप में बुलाना चाहूंगा मैडम श्रीमती हुस्ना बानो। मैडम, अभी हाल ही में सीबीएसई ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो बोर्ड एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में पेन पेपर टेस्ट होगा। इससे पहले भी सीबीएसई ने जो भी एग्जाम कराए हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो, आगे सीटीईटी भी 31 जनवरी को शेड्यूल्ड है, उनको पेन पेपर टेस्ट में, जो भी पास्ट में एग्जाम हुए हैं उनको पेन पेपर टेस्ट के रूप में कराया है। तो मैडम से मेरा यही क्वेश्चन होगा कि अपने विचार रखें कि ऑफलाइन मोड में होने की कितनी संभावनाएं हैं मेन बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई कंडक्ट कराएगी मार्च में। मैडम प्लीज। Good afternoon, everybody. First of all, I am thankful to Honorable DC Sir of KVS Agra region, Honorable AC Sir and AC Ma'am for giving me this opportunity for being a part of this webinar. Agnihotri ji, thank you so much. Sir, you have raised this question that CBSE has announced the offline board exam for 2021. So I see 4 points in it, sir. A press conference was held by CBSE on 2nd December, and they announced that they are going to conduct offline board exam. So this way, my first point that I want to share with you, that I think that CBSE has put an end to all speculations and dilemma of all stakeholders by this announcement. Because till now, everybody was confused. All stakeholders were in confusion, the students, the parents, the schools, whether board exam will be online or offline, what will be the time, what will be the date, etc., etc. So they have put an end to all speculation, and they have declared, announced that next board exam of 2021 will be held offline. They have also said, moreover, they have said that date has not yet been decided. So what I see in this point, that point indicates that there may be a bit delay than the usual normal time, that was March, and last year it was February itself. Delhi government has also requested CBSE to conduct board examination in May. So you see that from now onwards, from December, today is 4th of December, till May, if it is conducted in May or before that, we have sufficient time. So by announcing it beforehand, I think CBSE has taken a step to make all the stakeholders mentally prepared. They have given a good indication that all the stakeholders should be mentally prepared that the board exam will be held, the board exam will be conducted offline. So I think it's a good sign. Now from onwards, everybody will be mentally prepared. The students will also be preparing like that only. And the time that they have asked for, they have not yet declared the dates. There's a point in it that maybe that they are also expecting that time, by that time, if vaccine comes, that is very much awaited, and if it is available, so the apprehension of the stakeholders, parents, students will be minimized. So we can see that it is a very optimistic attitude of CBSE. They have speculated that the things will get better with better medical facilities, with better steps taken by the government, and with better precautions that are being taken even today.
So that time, maybe the things will get better. Now, the third point that I see in this, that we all know that CBSE has already conducted its main exam like NEET, JEE, CTET in July, August, and other professional courses exams also they are conducting. Although these exams were conducted online, but the students had to go to resource center. They were not allowed from home. So the crowd they maintained there, managed there, and they could conduct it successfully. The result is also declared. So maybe that experience of CBSE will be utilized and they will be able to conduct the coming board examination also successfully. They might have devised many strategies and different other precautions also. The training programs can also be held for the principals, for the teachers, for the schools, etc., for conducting those exams. They may be having this in their plans, and that's why some time may be taken by them, but as they have said, it will be done offline. Now, one more point here I would like to say, sir. We all know that board exam serves the purpose of setting parameters of knowledge as well as preparation for the other professional exams also. We know very well that NEET, JEE, and other prestigious examinations, which all the students after class 12th take up. A board exam or the syllabus of class 12 gives a very sound preparation for that. The syllabus that comes in that, the students prepare that in class 12th, and particularly when they go for board examination, their preparation is very sound. And that helps them in cracking all the prestigious competitions organized by CBSE or by other organizations also. So that way, they plan that if they do this examination offline, that preparation, the students will do the preparation keeping in mind that way also. If they do it online, that is not possible because the number of students in class 12 is very huge. We know that a huge number of 12th class and 10th class students are appearing every year in our country for 10th and 12th CBSE board examination. Moreover, in personal scenario, we all see that all activities are being done, everything is going on, elections have been done, and different other things, political as well as social gatherings are being done, and people are participating in it. So, keeping in view all those things, that all other activities are being done, they are planning to do the board examination also, I think. Now, the question is that when people accept this offline board examination, why there is so much problem in offline pre-board? Naturally, the parents' concern is also important because they are very much careful. They are keeping apprehension that if the students go to the schools, they may get infected, and it will be a problem. Naturally, their care and this apprehension it is justified. But the thing is that we see that when CBSE is going to do it offline and students don't get this practice of writing, we know that for the last one whole year, class students, class 10th and 12th, they have not attended even a single class. They have not given any offline examination, whether it was a periodic test or half yearly. So they don't have that practice of writing for 3 continuous hours that is very much required for board examination. So to keep in practice, keeping in view that if they are able to write, what happens if throughout the year they don't write and all of a sudden they are asked to write 3 continuous hours in board examination, they may not do it as well as they can do if they are in practice. That's why we know very well that pre-board exams are always meant for practice of the student. So keeping in view that this announcement of board examination of CBSE, the schools have also decided to do it offline, although many parents are requesting that it can be done online also. But we are still trying to convince them that offline is a better option to make that sound preparation that is very much required in their coming years for competition examination.
Because here, sir, one more point I would like to tell, that this Corona COVID-19 period, it can last for 1 or 2 or 3 years even. But after some time, when this sympathy of Corona sympathy will be over, then their knowledge, their ability will only be counted in their admissions and in their cracking the examination for further professional courses. So I think that this decision of CBSE is it can be taken in good and positive note. And moreover, the schools will follow the SOP of government, and all necessary preparation will be taken by the schools. I think all stakeholders should also take this decision positively. It will give this offline pre-board exam will give a very clear picture of the preparation of the students, so that in the coming days, the schools will plan the strategies and the other things that can improve their performance. What happened in the half-yearly examination and periodic test, online examinations were conducted and teachers were surprised. According to the reports of the teachers, a lot of copying, a lot of cheating was done. So the clear picture of the knowledge of the student was not given to the student, to the teachers at that time, and they are unable to think that what kind of support the students need for their further preparation. So I think, sir, these are the points that I would like to share with all. Thank you so much, sir. So बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सीबीएसई ने इस संशय को लगभग खत्म कर दिया है कि बोर्ड एग्जाम किस मोड में होंगे, और बहुत क्लियर कर दिया है कि बोर्ड एग्जाम केवल और केवल ऑफलाइन मोड में होंगे। इसके साथ साथ मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो नंबर है वो इतना ज्यादा है कि उसमें ऑनलाइन एग्जाम को कराने की पॉसिबिलिटीज लगभग ना के बराबर हैं। साथ ही मैडम ने कुछ पॉइंट्स भी बताए जो ऑनलाइन एग्जाम में कमियां रही। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से पेपर दिए हैं, उनके पेरेंट्स ने भी उन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह से ऐसी रिपोर्ट्स थी जैसा मैडम ने बताया, तो उसकी वजह से ना तो टीचर्स को क्लियर पिक्चर मिल पाई और ना ही पेरेंट्स को कि बच्चे के साथ में और कितना रेमेडिएशन किया जाए जिससे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अंकों के साथ हम पास करा पाएं और उनको वो नॉलेज दे पाएं जो लाइफ में वो भी इस्तेमाल करें और उस नॉलेज का एप्लीकेशन इस देश के हित में और समाज के हित में दे पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अब बुलाना चाहूंगा श्री सतीश शर्मा जी को, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय ललितपुर को, जो हमारे विद्यालयों में होने वाले विभिन्न प्रकार के तैयारियां हमने जो प्री बोर्ड एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कराने के लिए की हैं। ऑफलाइन मोड में बहुत सारे पेरेंट्स का विचार यही है कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होना चाहिए, और कुछ पेरेंट्स का अपना कंसर्न है, कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसा भी है कि जहां घर में ही कोई पॉजिटिव है या घर में ही कहीं कोई ऐसा है कि कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। वो उनके लिए जो ऑप्शन है दैट विल बी एक्सप्लोर्ड आउट लेटर ऑन। उनके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि वो प्री बोर्ड एग्जाम को ऑफलाइन मोड में देंगे ही, और फिर भी प्री बोर्ड एग्जाम जो भी ऑफलाइन मोड में हमारे पास विद्यालय में बच्चे आएंगे उनके लिए क्या क्या तैयारियां की हुई हैं इस प्री बोर्ड एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कराने के लिए, जिससे कि अभिभावक संतुष्ट हो सके कि वह यदि अपने विद्यार्थी को अपने वार्ड को परीक्षा हेतु विद्यालय भेजते हैं तो विद्यालय में वो सुरक्षित रहेंगे। श्री शर्मा जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। आदरणीय डीसी सर, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में शामिल होने का मौका दिया, उन्हीं के साथ साथ आदरणीय असिस्टेंट कमिश्नर सर मिश्रा जी एवं आदरणीय मैडम इंदिरा मुदगल, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय आगरा। आप सब महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। आप इस वेबिनार में जितने अभिभावकगण, बच्चे
शामिल हैं। हमारे दो साथी जिन्होंने अभी आपको विस्तृत चर्चा करके ये बताया है कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा कराने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे लिए उसका महत्व ज्यादा है। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, वो आती है विद्यालयों की तैयारी की। हम दृढ़ संकल्पित हैं कि शासन द्वारा जारी एसओपी का पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारे सभी विद्यालय पूरी तैयारी के साथ हैं। जो गृह मंत्रालय और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं, उनको पूर्णतः पालन करने के लिए। बच्चा जैसे ही हमारे मेन गेट पर अपने वाहन से आएगा, सर्वप्रथम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, उचित दूरी बनाते हुए चलने के लिए बच्चे को कहा जाएगा। रास्ते में जहां आवश्यक है वहां पेंट से गोले बनाए गए हैं, जिनमें बच्चा उचित दूरी रखते हुए आगे बढ़ सके। प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। इसके बाद साबुन से हाथ धोना और हाथ सैनिटाइज करना, दोनों ही विकल्प हमारे विद्यालय द्वारा रखे जाएंगे। ये निश्चित है कि जब बच्चा हमारे विद्यालय में प्रवेश करेगा तो वो ये महसूस करेगा कि वो एक सुरक्षित माहौल में अंदर आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो निर्देश हैं शासन के, उनको पूर्णतः पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथ सैनिटाइज करने के बाद बच्चे अपनी अपनी निर्धारित कक्षाओं में निर्धारित सीटों पर जाएंगे। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या को बहुत ही सीमित रखा जाएगा। ये सीमित संख्या होने से हमारा जो मनोबल है और जो हम अपना रहे हैं हाथ धोने की प्रक्रिया और सैनिटाइज करने की प्रक्रिया और थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया पूर्ण करके जब बच्चा अंदर आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारे अभिभावकों का और हमारे बच्चों का मनोबल ऊंचा होगा और वो ऑफलाइन परीक्षा के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ विद्यालय में आ सकेंगे। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस जागृत होना ये अति आवश्यक है। अभिभावक के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिस विद्यालय में अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो पूर्णतः सुरक्षित है, वहां का माहौल इस तरह का है, वहां जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इस तरह की हैं कि आपके बच्चे को कोविड-19 से डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि आप सेफ्टी के सारे मेजर्स विद्यालय द्वारा अपनाए जा रहे हैं और आपका बच्चा उस विद्यालय में जा रहा है जहां सेफ्टी के सारे मेजर्स यूज किए जा रहे हैं। विद्यालय को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बेंच डेस्क को रोजाना सैनिटाइज करना अनिवार्य रहेगा। ये हमारे प्रत्येक विद्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। अन्य स्थानों की सफाई, कॉरिडोर्स, टॉयलेट्स, क्लासरूम के दूसरे स्थान, सभी डेली सफाई अच्छे से भली प्रकार से की जाएगी, जिसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी। हमारे साथी प्राचार्यों द्वारा इसका निरीक्षण दैनिक रूप से किया जाएगा। टॉयलेट्स की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे टॉयलेट्स में जाते हैं, टॉयलेट के टैप वगैरह को टच करते हैं। टैप को लगातार धोने के लिए एक सफाई कर्मी वहां लगा रहेगा, जो लगातार टैप को साबुन के पानी से धोता रहेगा, ताकि दूसरा बच्चा आए उसी टैप पर हाथ रखे तो उसको कोई फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो धुल चुका होगा तब तक, जब तक दूसरा बच्चा उस टैप को छूने के लिए आएगा। साबुन की व्यवस्था, लिक्विड सॉप या दूसरा साबुन हमेशा उपलब्ध रहेगी और बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी विद्यालय में नहीं होगी। टॉयलेट के फ्लोर, सीट्स, बेसिन्स आदि हमेशा जो हमारा कर्मचारी सफाई कर्मी वहां पूरे समय के लिए डेप्यूटेड रहेगा, वो लगातार करता रहेगा। दरवाजों के हैंडल्स, मेन गेट के हैंडल्स, जहां ये संभावना है कि कभी गलती से बच्चा हाथ लगा दे, हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि पकड़ के चलते हैं, जिन चीजों को रेलिंग्स होती हैं उनको पकड़ के चलते हैं, उन सब की नियमित रूप से सैनिटाइजिंग की जाएगी।
इसलिए मैं अभिभावकों से ये कहना चाहता हूं कि अभिभावक निश्चित रूप से ये मान लें कि विद्यालय पूर्णतः एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था करने जा रहा है जिससे कोविड-19 की संभावना यहाँ होने की, विद्यालयों में ये वायरस होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। अतः जो आपका संशय है, मन में किसी भी प्रकार का शक है, वो पूरी तरह से निकाल दीजिए। आपके मन में किसी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए। अक्सर एक अभिभावक द्वारा कल की मीटिंग में एक प्रश्न मुझसे भी किया गया था कि बच्चे ग्रुप में निकलकर बाहर डिस्कशन करते हैं पेपर का जब एग्जाम हो जाता है। हम इसकी व्यवस्था करेंगे, बच्चे ग्रुप में एक जगह इकट्ठे ना हो, वो चाहे विद्यालय के किसी भी स्थान पे हो, चाहे वो बाहर हो, मेन गेट के बाहर है, चाहे स्कूल के अंदर परीक्षा के कुछ पहले के क्षणों में है। हमारे जो टीचर्स हैं वो ड्यूटी से रूम में जाएगा, रूम में हम पहले भेजेंगे, हम लोग कॉपी, परीक्षा पत्र टीचर को क्लासरूम में ही भेजेंगे। टीचर सबसे पहले क्लासरूम में होगा ताकि कई बच्चे, 2 या 3 बच्चे एक साथ इकट्ठे ना हो सके। हम इन संभावनाओं को भी खारिज करेंगे कि ये संभावनाएं भी न हो कि 2 या 3 बच्चे एक साथ जुड़ सकें, एक साथ आ सकें। दूसरे, परीक्षा समाप्त होने के बाद गेट के बाहर जब बच्चे खड़े होकर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करते हैं, उन संभावनाओं को खारिज करने के लिए भी हमारे टीचर्स की ड्यूटी वहां गेट पर लगाई जाएगी ताकि वो उनको उनके वाहन में बैठ करके कह सकें कि आप यहां से आप घर जाइए अलग अलग होकर के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप रहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए विद्यालय सारी व्यवस्थाएं करेगा। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है मेडिकल की व्यवस्था। हमारे मेडिकल रूम हमेशा खुले रहेंगे। हमारे मेडिकल रूम में आवश्यक फर्स्ट एड की व्यवस्था बनी रहेगी। नर्स, डॉक्टर जो आवश्यकता अनुसार या व्यवस्था अनुसार हमारे प्राचार्य जी सभी व्यवस्था करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं जब विद्यालय में होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से हम बच्चे को असुरक्षित वातावरण में छोड़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। मैं इन्हीं के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने मुझे सुना। आप सबकी जो संशय हैं वो बाद में निराकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा जारी विभिन्न गाइडलाइन का हम पालन बहुत लंबे समय से पहले से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विद्यालयों में अपने डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आते हैं, एडमिशन के लिए आते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस में आज से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से चल रहा है। गेट पर सैनिटाइजेशन की सुविधा होगी, हाथ धोने की सुविधा होगी, थर्मल स्कैनिंग की सुविधा होगी। स्कूल के जो सीटिंग प्लान है वो इस तरीके से रखा जाएगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। क्लासरूम्स जो हैं वो भी हर दिन सैनिटाइज कराया जाएगा। हैंडल, डोर्स, ऐसी सारी जगह जहां पर कि बच्चों के ऐसी संभावना होगी कि वो छू सकते हैं, उन सारी जगहों को बहुत अच्छे तरीके से सैनिटाइज डेली हम कर भी हैं और आगे भी कराएंगे। जब बच्चे आएंगे तो उस टाइम पर जो भी रूम्स खुलेंगे उन सारे रूम्स को हम सैनिटाइज कराएंगे। जो भी डोर्स होंगे रास्ते में, जो भी जगह होंगी जहां पॉसिबिलिटी होगी कि बच्चे वहां पर अपने टचिंग की संभावना है, हालांकि हमारी यही रिक्वेस्ट होगी सभी बच्चों से जो भी आते हैं एग्जाम देने के लिए कि वो मिनिमम टच रखें किसी भी ऑब्जेक्ट से वो जो स्कूल के अंदर है। डेस्क पर बैठना बच्चे के लिए अपरिहार्य है, तो निश्चित रूप से हम लोग ये पूरी कोशिश हमारी रहती है और 100% हम इंश्योर करेंगे कि वो डेस्क डेली सैनिटाइज हो और बच्चों की सीट मैक्सिमम चेंज ना हो, उसी सीट पर बच्चे बैठे जिस पर कि वो पहले बैठे थे। इसके साथ ही टीचर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि वो भी अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। सभी प्रकार का कोशिश हम लोग पहले से करते रहे हैं और आपको इंश्योर करा सकते हैं कि हम
ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे या इसके आगे भी, या बच्चे जब भी ऑफलाइन मोड में अपने डाउट क्लियरिंग के लिए आते हैं, तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से पहले से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। कुछ बच्चों का कंसर्न आ रहा है कमेंट में कि प्री बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होगा, प्री बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि पहले भी जो प्री बोर्ड हम एग्जाम कराते थे, तो लगभग सिलेबस जब फिनिश होता था उसके 4-6 दिन बाद ही प्री बोर्ड एग्जाम भी होता था। इस बार 30% सिलेबस ऑलरेडी लगभग इतना या इससे ज्यादा सिलेबस ने कम कर रखा है सिलेबस को। ऑनलाइन कक्षाएं ज्यादातर स्कूलों में लगभग अप्रैल में ही स्टार्ट हो गई थी और जुलाई जून से लगभग पूरे मोड में स्टार्ट हुई हैं। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे डिवाइसेस की वजह से या किसी अन्य वजह से, उनको बच्चों को व्हाट्सएप से वीडियोस भेजे गए, असाइनमेंट भेजे गए, उनको और भी ऑप्शन दिए गए कि आप विद्यालय में आकर के असाइनमेंट ले सकते हैं। जब से गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि वो ऑफलाइन मोड में विद्यालय आ सकते हैं, सभी विद्यालयों ने भी ये व्यवस्था की कि बच्चे ऑफलाइन मोड में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। समय कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई काम आने वाला हो तो उसके लिए में से हमें समय निकालना है। तो ये एग्जाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा और बच्चों के लिए प्रिपरेशन के मैं समझता हूं कि अब 100% सब्जेक्ट्स का 100% सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। अभी भी 3-4 दिन हैं आपके पास। इसके बीच में भी दिन रहे थे। टीचर्स बार बार आपसे कहते रहते हैं कि आप अपना होमवर्क, जो भी टीचर आपको मिलता है वो होमवर्क इसलिए मिलता है कि आपका रिवीजन हो जाए, आपने जो भी कुछ पढ़ा वो आप रिवाइज कर लें। तो आप रिवाइज करते रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हर संडे को, हर छुट्टी को आपने यूटिलाइज किया होगा, जो भी समय मिला होगा। आपके पास अपने सेल्फ स्टडी के लिए पर्याप्त समय था क्योंकि कहीं भी जाना नहीं था और कक्षाएं लगते थे। लेकिन अब आप घर पर रह करके ही लगभग 4 घंटे में अपनी स्कूल के साथ अटैचमेंट को फिनिश कर रहे हैं। तो बाकी जो समय है आपका 4 घंटे स्कूल का समय, इसके अलावा बाकी स्कूल आते टाइम जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता था वो भी पर्याप्त समय था। तो इस समय पर ये कहना कि प्री बोर्ड पोस्टपोन हो, जब हम आगे पोस्टपोन कर देंगे फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे कि ये पोस्टपोन हो, ये किसी रूप से तर्कसंगत नजर नहीं आता है। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम अपने टाइम पर ही होगा और अगर हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं फिर प्री बोर्ड के बाद जो रेमेडिएशन होता है उसके लिए समय नहीं मिलेगा। अगला प्री बोर्ड भी कराना है और उसके तुरंत बाद बोर्ड भी होगा। इस दौरान आपने देखा कि 1 जनवरी से और 8 फरवरी के बीच में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने हैं। प्रैक्टिकल आपके विद्यालयों ने ओलैप्स पर कराए हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है हमें कि 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में अगर हम प्री बोर्ड भी कराते हैं तो फिर ये सेकंड प्री बोर्ड हमारा और भी आगे डिले होगा। फर्स्ट प्री बोर्ड हम डिले करते हैं और आगे बोर्ड एग्जाम अपने समय पर ही होना है, लगभग निर्धारित है। इसकी पोस्टपोन की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो प्री बोर्ड एग्जाम लगभग इसी समय पर होगा। अगले हमारे एक्सपर्ट के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री करुणाकर उपाध्याय जी को, जो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि विद्यालय में जब बच्चे आते हैं इस प्री बोर्ड एग्जाम को ऑफलाइन मोड में देने के लिए, तो उन्हें विद्यालय आते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। निश्चित रूप से ये वेबिनार बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बहुत लाभकारी होगा और कई अध्यापकों के भी मन से ढेर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हम विषय पे आएँ तो इस एग्ज़ाम में जो अभिभावकों का रोल है और बच्चों को जो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है वो केवल 3 बातें हैं। अगर जो हम SOP को जाएं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SOP है, उसमें 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं और ऑलमोस्ट सबको पता होंगी और शर्मा सर ने भी बताई हैं। हम उन्हीं 3 बातों पे फोकस करेंगे तो सारे बच्चे और अभिभावक सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो जिसमें सबसे पहली बात यही है कि अभिभावक मेक श्योर करें कि जब भी बच्चा घर से स्कूल निकलता है तो उसके पास मास्क हो, प्रॉपर मास्क हो और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एज वेल एज इन स्कूल उसको इस बात का ध्यान रखें, बोलें उसको बच्चे को
कि वो मास्क लगाए रखे। अगर बच्चा मास्क लगा के आ रहा है, स्कूल के गेट पे सैनिटाइज कर रहा है और डायरेक्टली क्लासरूम में जा रहा है, तो क्लासरूम में ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट कर रखा है कि एक क्लास में केवल 12 बच्चे बैठेंगे, 12 बच्चे से ज़्यादा बैठने देंगे। तो एक क्लास में 12 बच्चे में आराम से 4-5 फीट की 5 फीट की डिस्टेंस आराम से आ जाती है और ये सेफ डिस्टेंसिंग का माहौल हो जाता है। अब मास्क लगा लिया, हैंड सैनिटाइज कर लिया, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तो अब कहाँ चांसेस बनते हैं इन्फेक्टेड होने के? एक चांस ये बनता है कि स्कूल पहुंच के या क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद बच्चा आपस में खड़े होकर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने लगते हैं। इस चीज को पेरेंट्स को गाइड करना, बच्चों को हम भी गाइड करेंगे, बच्चे भी ध्यान रखेंगे कि स्कूल में आने के बाद अपनी सीट पे जाएं, सीट से ना उठें एक्सेप्ट वॉशरूम जाने के लिए, और जब वॉशरूम जाएं तो अपने हाथ को धुलें या सैनिटाइज करें, और सीट पे आने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर कॉपी 2 ही टेस्ट चट करें। किसी भी बच्चे से कोई भी पेंसिल, रबर, कॉपी या इरेजर कुछ भी ना लें, क्वेश्चन पेपर लें, अपना सॉल्व करें और कॉपी उसी सीट पे छोड़ के चले जाएं। स्कूल की कोई सी चीज को हालांकि हम सैनिटाइज करके रखेंगे लेकिन टच न करें। अगर स्कूल की चीज नहीं टच कर रहा है, एग्जाम खत्म होने के बच्चा अपने गेट के बाहर निकलता है, अपने सीधे घर जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं पेरेंट को बोलना चाहूंगा, मेक श्योर करें कि बच्चा घर जाने के बाद कम से कम एक बार नहा ले अच्छी तरह से। तो केवल प्री बोर्ड में उसको 5 दिन 10th के बच्चे को आना है और केवल 6 दिन जो आना है 12th के बच्चे को। तो अगर इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे, मास्किंग, सैनिटाइजिंग एंड मेकिंग सोशल डिस्टेंस, तो किसी भी कीमत पे बच्चा इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे, तीनों चीजों का। और यहाँ पर भी हम जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह कर रहे हैं और सैनिटाइजर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जिन पेरेंट्स के मन में शंका है कि प्री बोर्ड ऑनलाइन ले लें, वो मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि बोर्ड का एग्जाम ऑफलाइन होना है, तो पहले बच्चे को सेम एग्जामिनेशन प्रेशर में, अगर जो पेरेंट्स जानेंगे बोर्ड का एग्जाम देते समय बच्चे को पूरे सिलेबस के टॉपिक के सारे क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे के अंदर उसका माइंड पूरे हर क्वेश्चन से जाता है, इनफैक्ट पूरे सिलेबस से घूम जाता है। तो जब पूरे सिलेबस जाता है तो बच्चा काफी प्रेशर में आता है। इसलिए बोर्ड के एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार बच्चे को उस प्रेशर में डालना जरूरी है। और इससे क्या हो, उसका सारा भय खत्म हो जाएगा, उसके वीक एरियाज फाइंड हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट फाइंड हो जाएंगे, उसकी हम रीटीचिंग करा सकते हैं और रिमीडियल क्लास प्लान कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। इसलिए ऑफलाइन एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। और जहां तक कोरोना की बात है, अगर हम 3 चीजें मेंटेन करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद सर। मास्क, जरूरी दूरी, लीस्ट टचिंग और कुछ और बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से बचाव रख सकते हैं। अभिभावक और बच्चे इस बात का ध्यान रखें। साथ ही सर ने यह भी बताया कि अगर पायलट को पहली बार प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाए बिना ट्रेनिंग के, तो पायलट के साथ और प्लेन के साथ और उसमें बैठे यात्रियों के साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं। अभी तक जो भी एग्जाम ऑनलाइन हुए उसमें अलग एनवायरनमेंट था, बच्चे अपने कंफर्ट जोन में एग्जाम दे रहे थे। जब हम एक ऐसे जोन में जाते हैं जहां पर एग्जाम जैसा माहौल होता है, जो आपको फाइनल उसमें देना है, तब आपकी मनोस्थिति कुछ अलग प्रकार की होती है। उस मनोस्थिति में ही एग्जाम दिलाने के लिए एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका जो एक्सप्रेशन है लिखित रूप में कॉपी पर किस तरीके से आएगा वो भी है ये। और आपको अपनी अच्छाइयां, जब भी आप कोई चीज करते हैं तो आपको जब तक उसके बारे में फीडबैक ना मिले तो आप उसमें कोई सुधार या आपको अपने लिए सेल्फ प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। सपोज आपने कोई चीज तैयार की और कोई दूसरे ने कहा कि बहुत अच्छा किया है आपने, तो आप और ज्यादा अच्छा अगली बार करने के लिए प्रेरित होते हैं। और आपने अगर कोई चीज अच्छी तैयार की है, उसके अंदर अगर कोई चीज कमी रह गई है, वो आपको पहले से पता चल जाए तो अगली बार आप उस कमी को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो पर्याप्त समय तभी उपलब्ध हो पाएगा जब हम इस तैयारी का, अपने पूरे 1 साल की तैयारी का प्रॉपर जस्टिफिकेशन कर पाए कि ये तैयारी में कहाँ पर क्या क्या चीजें और करने की जरूरत है। और वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में परीक्षा दें
जिस एनवायरनमेंट में आपको फाइनल एग्जाम में अपीयर होना है। तो सर ने जो भी बातें बताई हैं, उम्मीद है कि पेरेंट्स और बच्चे उन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। फिर भी अगर कुछ पेरेंट्स का कंसर्न है कि मैं अपने बच्चे को ऑफलाइन के लिए नहीं भेजूंगा, तो वी आर नॉट प्रेशराइजिंग। आपका अपना कंसेंट देकर के ही आपको विद्यालय भेजना है। विदाउट कंसेंट हम एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे। ये आपका अपना कंसर्न है। उन बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो भी चीजें हैं वो अदर अल्टरनेटिव बाद में सोचा जाएगा। लेकिन हम सभी का, आपने अभी तक सुना होगा जितने लोगों को, सभी का मानना यह है कि ऑफलाइन में एक बार अगर आप एक बार परीक्षा देते हैं तो आपका वास्तविक मूल्यांकन आप कर पाएंगे, अपने आप का भी, और हम भी और अभिभावक भी अपने बच्चों का मूल्यांकन वास्तविक कर पाएंगे। तो धन्यवाद सर। मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारी अगली एक्सपर्ट जो बहुत टेक सेवी हैं, प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 आगरा की श्रीमती नीतू वर्मा, जो प्रकाश डालेंगे कि अब तक जो भी ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं हमने कराई हैं, उनमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वागत है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपनी आगरा रीजन के सभी हायर अथॉरिटीज़ का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सभी बच्चों को और पेरेंट्स को सेंसिटाइज कर सकूं और उनको अवेयर करा सकूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में विच वन इज़ बेटर और हमें क्यों ऑफलाइन पे जाना चाहिए। सबसे पहले इंटरनेट जो मेजर हमारा प्रॉब्लम है दैट इज़ द इंटरनेट स्पीड। हम सभी जानते हैं, सारे पेरेंट्स इस चीज़ को आजकल फेस कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि इंटरनेट स्पीड का कितना प्रॉब्लम है। इस टाइम होल वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट स्पीड। आप कितना भी अच्छा इंटरनेट घर पे लगवाइए, लेकिन जिस टाइम आपको कुछ यूट्यूब चलाना होता है, वीडियो या फिर क्वेश्चन पेपर अटेंड करना होता है, तो इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम आती ही है। इंटरनेट स्पीड में जब भी हम आपको क्वेश्चंस देते हैं करने के लिए, हम आपको पेपर देते हैं, अभी तक अराउंड 3-4 एग्जाम्स हो चुके हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मींस आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, वो आपको क्लिक करने होते हैं। उस क्लिक को करने के लिए आपको ज़्यादा इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इजीली उसको कर लेते हैं। लेकिन अब जब हमने 9th और 12th में, 10th और 12th में सब्जेक्टिव पेपर देना स्टार्ट किया है, वहाँ क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने होते हैं, आपको इमेज क्लिक करना होता है, उसको पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है। उसके लिए आपको इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत होती है और वहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसा कि हमने आप सभी स्टूडेंट से फीडबैक लिया है, पेरेंट्स से भी लिया है, अपने टीचर्स से भी लिया है। टीचर्स भी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इंटरनेट स्पीड की वजह से। तो वो इमेज डाउनलोड करना, अपलोड करना और फिर से टीचर्स को डाउनलोड करना होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीएसई ऑफलाइन कराएगा, ऑनलाइन कराएगा, दैट इज ऑन दी सीबीएसई। अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन 99% ऑफलाइन ही होगा एग्जाम। सबसे पहले तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। आप लोगों ने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी और पेरेंट्स को कि आपने माइंडसेट बना लिया है कि ऑनलाइन ही होगा एग्जाम, और आप लोग इसीलिए ऑनलाइन शोर आपने मचाया हुआ है। सारा कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ भरा हुआ है, गो फॉर ऑनलाइन। बेटा उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन में। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स इंडिया के अंदर आज तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, घर बैठकर एक भी नहीं हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम का भी सेंटर पड़ता है। आपने जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हम लोग देते हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो वो घर बैठ के नहीं होता है, उसके भी सेंटर पड़ते हैं। तो सेंटर पे आपको फिर भी जाना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए। और जब एग्जाम घर बैठ के, सीबीएसई आपको ये कभी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि आप घर बैठ के एग्जाम करिए। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, या तो एग्जाम नहीं होगा और अगर होगा तो ऑफलाइन होगा। तो आप लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए कि हर सिचुएशन के लिए, हमें हर सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको उसके लिए प्री बोर्ड एग्जाम्स देकर खुद को प्रैक्टिस मोड में लाना ही पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। 2 बार आप लोग स्कूल आएंगे, एग्जाम देंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। आप में से कोई भी बच्चा अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है सब्जेक्टिव के लिए।
और जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव ही होता है। 20% क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू होते हैं, जिन पे आपको टिक करना है, लेकिन बाकी सारा तो सब्जेक्टिव ही होता है। तो उसके लिए आपको रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक जो एनवायरनमेंट है एग्जाम का, जो बोर्ड में आपको फेस करना पड़ेगा, तो उसको पहले 2 बार फेस करना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए, इन फर्स्ट प्री बोर्ड एंड इन द सेकेंड प्री बोर्ड। नाउ द सेकेंड इशू इज द लॉगिन इशू। आप जब करते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड, आपको जब क्वेश्चन पेपर हम लोग भेजते हैं ऑनलाइन किसी भी मोड में, तो लॉगिन इश्यूज आते हैं, आपका आधा टाइम उसी में निकल जाता है, जबकि क्वेश्चन पेपर का फिक्स टाइम होता है कि 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना ही है। हम फिर भी 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं अपलोडिंग के लिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए, बट स्टिल आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये किसी के भी हैंड में नहीं है, ना हम इसमें कुछ कर सकते हैं ना आप इसमें कुछ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑफलाइन मोड इज बेटर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेन्युइनिटी। जेन्युइनिटी बिल्कुल भी नहीं है उसमें। आप घर बैठ के, ये मैं भी जानती हूँ, सारे टीचर्स भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप कितनी चीटिंग करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। अगर अभी डिक्लेयर हो जाता है फैब एंड से आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं 12th क्लास के, तो आप लोग रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सारे क्वेश्चन पेपर आधे चीटिंग से करते हैं, बुक से देखकर करते हैं। हमारे पास सारे सॉल्यूशंस आते हैं, आपके सारे टीचर्स इवैल्यूएशन के टाइम पे आप लोग जो सॉल्यूशन भेजते हो हम डाउनलोड करते हैं, वो सारे गूगल से क्रॉप करके पेस्ट करे हुए होते हैं। आपने मैक्सिमम बच्चों ने गूगल से क्रॉप करके पेस्ट करे हुए होते हैं, तो फिर जेन्युइनिटी तो नहीं है ना। फिर बोर्ड एग्जाम में आप कैसे करेंगे? बोर्ड में तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर। तो आपको प्रिपेयर होने के लिए 2 बार प्री बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। प्रिकॉशंस हम क्या क्या लेंगे वो सारे मेरे जितने भी प्रिंसिपल साथी हैं सब आपको बता चुके हैं। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको, लेकिन हमारी ड्यूटी है, प्रिंसिपल्स और टीचर्स और विद्यालयों की ड्यूटी है कि हम आपको प्रिपेयर करें पहले से ही उस फाइट के लिए जो आपको फेस करनी है। जैसे कि आर्मी पर्सन्स होते हैं, हमारे सारे आर्मी पर्सन है, हमेशा रेडी रहते हैं ना उस चीज के लिए कि अगर कभी फाइट करना पड़ा तो वो रेडी रहते हैं। इसीलिए आप लोग भी अभी से रेडी हो जाइए कि आप लोगों को एग्जाम देना पड़ सकता है। 99% जब एग्जाम देना पड़ेगा तो उसके लिए रेडी तो अभी से होना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव ओनली 2 months, 2 months भी कंप्लीट नहीं है। तो क्योंकि घर पे बैठ के आप लोग चीटिंग करते हो, बुक से देखकर आंसर लिखते हो, पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, मैं इस बात को बोलूंगी, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है बच्चे के एग्जाम आ जाए, बच्चों को एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन हमें अपने बच्चे को रेडी करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां पर उसको कोई चीटिंग करने के लिए नहीं मिलेगी, जहां उसको अकेले बैठकर पेपर देना है सब्जेक्टिव 3 आवर्स का। तो उसके लिए आपको रेडी होना है अभी से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दी सम पेपर्स लाइक बायोलॉजी, साइंस, मैथ्स। ये इसमें डायग्राम्स आपको बनाने होते हैं। ये डायग्राम आप ऑनलाइन कैसे बनाएंगे? उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास बनाने के लिए। बहुत सारे आपको सिंबल्स उसमें लगाने होते हैं, बहुत सारे डायग्राम बनाने होते हैं, एंगल्स होते हैं, ये सब तो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते हो। फिर आप कॉपी में लिखते हो, क्लिक करते हो, फिर वही इमेज बनाते हो, पेस्ट करते हो, वो अपलोड ही नहीं होती, बफरिंग चलती रहती है। बफरिंग चलती रहती है जब आप उसमें अपलोड करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपका सारा टाइम निकल जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं बेटा, जिसकी वजह से ऑफलाइन एग्जाम ही बेटर है। और सीबीएसई भी हम लोग सोच रहे हैं कि सीबीएसई भी ही 99% ऑफलाइन मोड में ही जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन एग्जाम कोई भी घर बैठकर नहीं होता है, आइदर इट इज कॉम्पिटिटिव और नॉर्मल एग्जाम, सभी के सेंटर पड़ते हैं। इवन अगर अब्रॉड में आप कोई एग्जाम देना चाहते हो इंडिया में बैठ के, अगर आपके सीनियर ब्रदर सिस्टर हैं जिन्होंने आज तक दिया हो, उसका भी सेंटर पड़ता है। आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, वहां बैठकर ही आप कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकते हो। घर बैठकर कभी कोई एग्जाम नहीं होता, आइदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट, टीचर्स को जो प्रॉब्लम होती है वो आप कैसे समझेंगे? टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड कीपिंग में। वो लोग डाउनलोड करते हैं, आप एक ही आंसर को कई कई बार भेज देते हो। अब कौन सा आंसर आपका सही है, किस आंसर को हम गलत माने, सारे प्रिंट आउट्स निकाल के बंच बना के रखना पड़ता है, क्योंकि हमें तो नंबर देने हैं आपको। आपके नंबर इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमें देने होते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत इश्यूज आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। नाउ एग्जैक्टली
जो बोर्ड एग्जाम में आप एग्जैक्टली जो पेपर देखेंगे वो पेपर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। जब ऑनलाइन पेपर हम बनाते हैं तो वो ऑनलाइन के तरीके से ही बनाते हैं कि बच्चा उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होने चाहिए या उसमें 4 ऑप्शंस में से एक आंसर बच्चा चूज करेगा। लेकिन जब आप बोर्ड में देंगे तो बोर्ड में तो ऐसा पेपर नहीं होता। बोर्ड का तो पूरा 3 आवर्स के लिए पूरा पेपर ऑफलाइन मोड में बना हुआ होता है। वो पेपर आपने अभी तक फेस नहीं किया है तो उसको एक बार फेस तो करना पड़ेगा ना, तभी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए मार्किंग स्कीम का आपको कोई आइडिया नहीं है, किस चैप्टर से कितना आएगा, क्या यूनिट्स हैं। तो ये सारा आप जब प्री बोर्ड एग्जाम देंगे, एक बार आपके सामने आप रूम में बैठेंगे जिसमें सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होंगे, एक टीचर खड़ा हुआ होगा जो आपको इन्विजिलेट करेगा, आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम क्या है। अदरवाइज आप इतना नर्वस हो जाएंगे जब बोर्ड एक पेपर देने जाएंगे, तो आपको नर्वसनेस होगी बहुत ज्यादा उस टाइम पे, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो। इसलिए फर्स्ट 2 टाइम्स प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 आपको फेस करना ही है। उसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। बाकी हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपका विश है, हम आपको सिर्फ समझा ही सकते हैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। एक घर पे एक और बहुत मेजर इशू आता है, क्योंकि घर में 3 या 4 बच्चे हैं, डिवाइसेस एक ही हैं। डिवाइस ना होने की वजह से अब एक बच्चे को भी 3 घंटे के लिए चाहिए पेपर अटेम्प्ट करना है, दूसरे बच्चे को भी 3 घंटे के लिए चाहिए। अब डेट शीट इस तरीके से बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है कि हर बच्चे के लिए अलग अलग डेट शीट बनाई जाए। ये तो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हर क्लास का हम अलग अलग दिन और अलग अलग टाइम पे पेपर करें। बट स्टिल आपको डिवाइस खाली उन्हीं 3 घंटे के लिए तो नहीं चाहिए होता। जब आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको प्रिपरेशंस भी करनी होती है, पहले भी आपको डिवाइस चाहिए, बाद में भी डिवाइस चाहिए। तो डिवाइस का बहुत इशू आता है ऑनलाइन एग्जाम में। दूसरा जो बच्चा है, कितना हमारा कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैडम मेरे दूसरे बच्चे का पेपर इसलिए रह गया क्योंकि घर पे एक ही डिवाइस था और दूसरा बच्चा नहीं अटेम्प्ट कर पाया। इवन कजिन्स में भी एक ही डिवाइस होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं। देखिए, हमें तो हर फैमिली के बारे में सोचना है। आप में से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके घर में 4-4 डिवाइसेस होंगी, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जहाँ एक भी डिवाइस नहीं है या जहाँ पर एक ही डिवाइस है। तो केवीएस और गवर्नमेंट या हमारा ड्यूटी है कि हमें हर बच्चे के बारे में सोचना है कि हर बच्चा इस काबिल हो या हर बच्चे को ये मौका मिले कि वो पेपर दे पाए। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्लानिंग करनी होती है। और घर पर रहकर आपका डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, पेपर वाला माहौल नहीं होता है घर पे। आप स्कूल में आएंगे तो आपको पेपर वाला माहौल मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा एग्जाम है, मुझे तैयारी करनी है। अभी तक आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। हम लोग ने सारी प्रिकॉशंस स्कूल में ली हुई हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरीथिंग इज देयर। आपके टीचर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, और डाउट क्लियरिंग के लिए भी बच्चे आते ही हैं स्कूल, पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, लेके जाते हैं। तो अगर सीबीएसई एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम्स ऑफलाइन मोड पे ही हमें जाना चाहिए। ये हम सब लोगों का सजेशन है आप सबके लिए, और आई विश कि आप इसको सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने बताया कि एक चीज जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि बच्चे सोच रहे हों कि ऑनलाइन एग्जाम भी बोर्ड का हो सकता है। तो अगर वो ऑनलाइन भी होता है तो भी आपको सेंटर पर जाना ही होगा, और लगभग उतनी ही टचिंग होगी आपकी चीजों की जितनी की आपकी ऑफलाइन प्री बोर्ड या ऑफलाइन एग्जाम में होती। तो ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि आपको एक बार इस प्रैक्टिस के लिए जरूर तैयार होना चाहिए। ऑनलाइन मोड में टीचर्स, आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम जो है वो टीचर्स का इतना बढ़ जाता है कि आप कभी गूगल फॉर्म में भेजते हैं, कभी व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, एमएस टीम में भेज देते हैं, पीडीएफ में भेजते हैं, कभी आप जेपीजी में भेज देते हैं, फाइल का साइज ज्यादा होता है। टीचर्स आर वेरी मच ट्रबल्ड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और कभी कभी बच्चों के साथ भी दिक्कत होती है कि वो नेटवर्क की वजह से, डिवाइस की वजह से उन चीजों को नहीं भेज पाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैडम ने बताई कि जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम, उसका जो पेपर का सेटअप है वो सेटअप बिल्कुल अलग होता है जो एग्जाम आपका बोर्ड का मेन एग्जाम होगा उसके सेटअप से।
तो ये जो एग्जाम है प्री बोर्ड, इसका सेटअप बिल्कुल वैसा रखा गया है जैसा कि ब्लूप्रिंट हमें मिला है सीबीएसई के सैंपल पेपर से, उसके हिसाब से ही पेपर्स बनाए गए हैं। यदि आप ऑनलाइन के लिए ऑप्ट करते या हम ऑनलाइन कराते तो आपको उन पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि आप सभी इस ऑनलाइन एग्जाम जो पिछले कई समय से चल रहा था उसको छोड़ करके ऑफलाइन की तरफ ध्यान दें। फिर भी मैडम ने भी कहा, सभी ने कहा, फोर्स तो नहीं कर सकते, ये आपका अपना विचार है। और बहुत जरूरी चीज एक ये है कि वायरस की एंट्री होती कहाँ से है? माउथ, नोज, आईज। आप एग्जाम देते समय क्या हर समय मुंह की तरफ अपना हाथ ले जाएंगे या नाक की तरफ ले जाएंगे? वैसे भी कुछ आपको कई बार विभिन्न विज्ञापनों में हमारे टीचर्स की तरफ से बताया गया होगा कि हाथ अपने जब भी नाक, मुंह और अपने आंख की तरफ ले जाना है तो उससे पहले वॉश करें, सैनिटाइज करें। और अगर आप विद्यालय आते भी हैं या कहीं और भी जाते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं गए होंगे, तो हमने देखा है कि हम सभी उस चीज का पालन करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद तुरंत अपने शूज बाहर उतारते हैं, अपने कपड़े तुरंत वॉशिंग के लिए रखते हैं और स्नान करते हैं। तो इन सारी चीजों का अगर हम पालन करते हैं तभी आप सभी और हम सभी इस कोरोना से अभी तक बचे हुए हैं। और इन सारी चीजों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे बच पाएंगे और बचते हुए ही आगे रहना है। और मन में एक कहना होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप ये मान करके चलिए कि आपने इसको मन को जीता है। आप मन में ये विश्वास रखिए कि ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज आपके साथ नहीं होगी, और साथ साथ में उसके लिए विभिन्न प्रयास जो भी हो सकते हैं वो भी आप करिए। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक भी नहीं हुआ है आपको और आगे भी नहीं होगा, और भगवान हम सब की मदद भी करेगा अगर हम अपनी खुद मदद करते हैं। और ऑफलाइन एग्जाम बहुत अच्छा है, यही सजेशन हम सभी का है। इसी कड़ी में मैं अब बुलाना चाहता हूं हमारे आगरा संभाग से मैडम इंदिरा मुदगल, जो सहायक आयुक्त हैं आगरा संभाग में और एक ग्रेट एकेडमिशियन हैं। मैडम ने बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारी चीजें हम सभी को इस ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान दी हैं। पूरे रीजनल ऑफिस के सपोर्ट से ही और उनकी गाइडेंस से हम अभी तक इन सारे सिलेबस को और सारी चीजों को कंप्लीट कर पाए हैं। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य महोदय, जो हमारे 6 प्राचार्य इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे थे, और हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो पिछले 1-1.25 घंटे से इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी अपने पेरेंट्स से, स्कूल इज द सेकेंड होम ऑफ अ चाइल्ड, टीचर्स आर द सेकेंड पेरेंट्स। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम जब बच्चा आपका हमारे स्कूल में आता है, वो आपकी एक अमानत है। हमें उसको पढ़ाना भी है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने बड़े प्यार से हमें ये अमानत दी है, इसको हम इतने अच्छे से शेप अप करके आपको वापस करें कि आपको अपने बच्चे पे, हम पर गर्व हो, और ये बच्चा इस देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। आप लोगों का डर बिल्कुल सही है कि कोरोना के वक्त में हम बच्चे को स्कूल कैसे भेज दें। आपका डर है और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चा जब स्कूल में आए तो उसको वही सेफ एनवायरनमेंट मिले जो उसको घर में मिलता है, उसको वही वार्मथ मिले जो उसको घर में मिलती है, और वो खुद भी स्कूल में आके अपने आप को सेफ महसूस करे। अभी हमारे 5 प्राचार्य महोदय ने आपको बताया कि हम स्कूल में क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं कि बच्चा जब स्कूल आए तो उसको परेशानी नहीं हो। हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं कोरोना से, और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार, हम लोग टीवी भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, 3 सूत्री उन्होंने कार्यक्रम बताए। 3 सूत्र हैं कोरोना से बचने के,
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एंड सैनिटाइजेशन। ये 3 सूत्र हमें अपने अंदर अच्छे से इम्बाइब करने होंगे ताकि हमें कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सेमी कॉन्शियसली हम इन तीनों सूत्रों का पालन करेंगे तो हम इस कोरोना से बचेंगे और इसको आगे स्प्रेड होने से भी रोकेंगे। अभी मैंने चैट बॉक्स से बहुत सारी आपकी चैट पढ़ी है। उन चैट में मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिनको मैं अभी एड्रेस करना चाहूंगी। इसमें एक मुझे बड़ा अच्छा मिला है कमेंट कि क्या आप अपने बच्चे को भी स्कूल भेज सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम सब, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, मदर भी वर्किंग है और फादर भी वर्किंग है। हम सब लोग अपने अपने ऑफिसेस में जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम कैरियर हो सकते हैं, पर हम अपने ऑफिसेस में जा रहे हैं। पर हम ऑफिसेस में जा रहे हैं, हम कैरियर हो सकते हैं, इस बात को जानते हुए हम एक्स्ट्रा कॉशियस हैं। हम जब भी बाहर निकलते हैं मास्क लगा के चलते हैं। जैसे ही किसी चीज को टच करते हैं इमीडिएटली अपने आप को सैनिटाइज करते हैं और हर प्रिकॉशन लेते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने की, ताकि हम कैरियर नहीं बने अपने बच्चों के लिए। सिमिलरली जब ये बच्चा स्कूल आएगा तो उसको भी इस बात को ध्यान रखना है कि वो भी कहीं कैरियर तो नहीं हो जाएगा अपने घर के लिए। तो उसको भी ये 3 सूत्र को पहचानना है, अपने अंदर इम्बाइब करना है, इसको फॉलो करना है कि उसको भी कैरियर नहीं बनना है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर इतनी प्रिकॉशंस के लिए हैं तो मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकती हूँ। ये मैं आपसे कहती हूँ कि इतनी प्रिकॉशंस के साथ मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? बच्चों को स्कूल भेजने का हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो बच्चे को उस स्किल में पारंगत करना जिस स्किल के तहत वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाए। आज ये बच्चा जो हमारी प्रोटेक्शन में है, कल इसी बच्चे को बड़े होकर हमें प्रोटेक्शन देना है। तो हमें इस बच्चे को तैयार करना है उस सिनेरियो के लिए जहां ये अपना बारे में सोचेगा, अपनी प्रोटेक्शन करेगा, अपना केयर करेगा, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देगा, उसका केयर करेगा और साथ के साथ अपने पेरेंट्स का भी केयर करेगा, उनको भी प्रोटेक्शन देगा। तो अगर हम बच्चे को अभी से ये ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है, उसने कैसे कैरियर नहीं बनना है और उसने कैसे इस दौर में अपने आप को आगे लेके जाना है, तो आई थिंक वो ट्रेनिंग में हम कहीं ना कहीं छूट जाएंगे जब बच्चा हमारा बड़ा होगा। तो इसलिए हमें बच्चे को ट्रेन करने के लिए इस समय स्कूल भेज के वो सिनेरियो देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने आप का बचाव करता है और औरों का भी बचाव करता है। जैसा कि प्री बोर्ड नाम बताता है, प्री बोर्ड, बोर्ड से, प्री बोर्ड से पहले। सीबीएसई बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। 10th क्लास में बच्चा जब बोर्ड को पहली बार फेस करता है, किसी भी चीज को पहली बार फेस करने में आपको एक डर होता है, एक झिझक होती है। जब तक आप फुली प्रिपेयर नहीं होते, आप उस बाधा को ठीक से पार नहीं कर सकते। सो 10th के बच्चे के लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट है अपना करियर चूज करने के लिए, अपनी स्ट्रीम चूज करने के लिए कि उसको स्ट्रीम साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। और 12th के बच्चे के लिए बोर्ड तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से उसके करियर की दिशा शुरू होती है। तो हमेशा विगत वर्षों में भी बोर्ड से पहले प्री बोर्ड की बच्चों को तैयारी कराई जाती थी, ताकि जब बच्चा उस परीक्षा में बैठे तो वो फुली प्रिपेयर्ड हो, फुली इक्विप्ड हो और अच्छे से उस परीक्षा को पास करके अपने करियर की राह पर चले। तो उसी हिसाब से हमें इस साल भी हम 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम बच्चे को फुली प्रिपेयर करा के भेजें।
इस साल सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, आई वोंट से थोड़ा बहुत बड़ा अलग है, क्योंकि आज तक बच्चा फिजिकली अपने आप को फिट माहौल में पाता था, पर आज का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में, इस एनवायरनमेंट में वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत कुछ सोच रहा है। तो बोर्ड में एक तो प्रेशर होता था एग्जाम्स का, पर इस साल हमारे बच्चे को दो प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर भी और अपने आप को हेल्दी रखने का प्रेशर भी। सो इन दोनों प्रेशर की वजह से हमें अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी है कि वो इन दोनों प्रेशर्स को झेलने के बाद और अच्छे से आगे निकल कर आए। तो ये प्री बोर्ड जो हम ऑफलाइन करने का सोच रहे हैं वो भी आपके सहयोग से ही। तो अगर हमारा बच्चा ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना सीख जाता है, क्योंकि इस साल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बच्चा एक बार भी स्कूल नहीं आया है, तो वो स्कूल का माहौल क्या है, उस माहौल में कैसे एग्जाम लिखना है, वो भी बच्चा थोड़ा थोड़ा भूल गया है। तो उसको वापस फिर से उसी माहौल में आने के लिए, अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए उसको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, उस माहौल में अपने आप को रखना पड़ेगा। तो हम आप सबके सहयोग से, अपने टीचर्स के सहयोग से, अपने प्राचार्यों के सहयोग से इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चे को वही माहौल उपलब्ध करा पाएं जो उसको बोर्ड के समय मिलेगा, और उस माहौल के हिसाब से उसको ढाल पाएं, सो डैट जब वो एग्जाम देने जाए तो किसी प्रेशर में नहीं हो, फुली प्रिपेयर्ड हो और अच्छे से एग्जाम। जो हमारे प्लेयर्स ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, वो एकदम से नहीं जाते, उनको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को पूरा उसके अंदर डुबोना पड़ता है। तो अब इस बच्चों के लिए, 12th के बच्चे के लिए CBSE बोर्ड इज अ सॉर्ट ऑफ ओलंपिक। तो उसके लिए अगर बच्चा तैयार नहीं होगा तो कैसे करेगा, ये चिंता है हमें, और ये चिंता आपको भी है। आपकी चिंता भी वाजिब है, हमारी चिंता भी वाजिब है। अगर आप हम पे विश्वास रखते हैं कि हम आपके बच्चे को बहुत अच्छे से रखेंगे, तभी तो आपने इनको स्कूल भेजा था। हम आपके उस विश्वास पे खरे उतरने की संपूर्ण कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमें सबको मिलके आगे बढ़ना होगा। हमने डेट शीट जो प्री बोर्ड की बनाई है वो इसी तरह से बनाई है कि एक दिन में एक ही क्लास का एग्जाम होगा, इधर 10th का और 12th का। हमारे स्कूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे स्कूल्स में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, तो हम बड़े आराम से बच्चों को पूरे एहतियात के साथ एग्जाम देने की तैयारी करवा सकते हैं। CBSE का एग्जाम कब होगा, किस मोड में होगा, अभी इसके बारे में कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। हमें बच्चों को तैयार करना है ऑनलाइन मोड के लिए भी और ऑफलाइन मोड के लिए भी। अभी तक हमने बच्चों को तैयार किया था ऑनलाइन मोड के लिए, पर दूसरा मोड जो था वो छूट गया था, दैट इज ऑफलाइन मोड। तो इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं, अगर आपका कंसेंट हो तो हम इन बच्चों को ऑफलाइन मोड की भी तैयारी करवाएं। और बहुत से पेरेंट्स हमारी इस बात से सहमत भी हुए हैं कि बच्चों को हमें हर तरह की तैयारी करवानी है, और इस तैयारी में आप सबकी हेल्प से हम बच्चे को, हमें पता है कि हमारे बच्चे बहुत कॉम्पिटेंट हैं। जब ये कोरोना महामारी की वजह से हमें एकदम से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना पड़ा, तो मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चों ने इमीडिएटली इस मोड में शिफ्ट हुए विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, और बहुत अच्छे से अब इस मोड में वो आगे जा रहे हैं। और इसमें हमारे पेरेंट्स का सहयोग भी बहुत ज़्यादा रहा कि उन्होंने इमीडिएटली बच्चों को डिवाइसेस उपलब्ध कराए, ताकि बच्चे जो हमारे हैं वो ऑनलाइन मोड में जुड़ सकें अच्छे से। तो आपके सहयोग से हमारा ऑनलाइन मोड बहुत अच्छे से चल रहा है, और आपके सहयोग से ही हमारा ये जो ऑफलाइन मोड का एग्जामिनेशन है वो भी बहुत अच्छे से ही होगा। एक और बच्चे की क्वेरी थी कि मैं स्पेक्स लगाता हूँ, और स्पेक्स के साथ अगर हम मास्क लगाते हैं तो फॉगिंग हो जाती है और उसमें क्लियर नहीं दिखता है। ये बिल्कुल सही सवाल है, ये मैंने भी बहुत फेस किया था, और उसका एक वे आउट भी निकला है कि जब आप मास्क पहने तो मास्क के ऊपर आपका स्पेक्स आना चाहिए।
सो डैट जो मास्क के बीच की जगह है वो स्पेक्स के वहां से आपके वाटर वेपर्स निकल जाए तो फॉगिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर जब बोर्ड का एग्जाम भी अगर ऑफलाइन होता है तब भी आप मास्क पहन के स्पेक्स के साथ आपको एग्जाम देना है, तो एकदम से जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा एकोमोडेट करना। तो ये सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को अगर आप लेना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करें फुली फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देन इस हाँ, एक और बात इसमें आई है, वो ये कि 2 प्री बोर्ड्स क्यों लिए जाते हैं। 2 प्री बोर्ड्स, हालांकि अगर सोचा जाए तो 2 प्री बोर्ड्स भी कम है, क्योंकि हमें बच्चे को ट्रेन करना है। सो ट्रेनिंग में सिर्फ 2 प्री बोर्ड्स कम होते हैं, बट चूंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों के ज़्यादा प्री बोर्ड्स ले पाएं, तो हम बच्चों के 2 प्री बोर्ड्स लेते हैं। रिमेनिंग के लिए हम बच्चों को सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्रैक्टिस वो घर पे भी कर सकते हैं और इसकी पूरी तैयारी के साथ वो आगे आ सकते हैं। एक और बात आई थी कि वैक्सीन जनवरी में आ जाएगा और उसके बाद आप ऑफलाइन मोड ले सकते हैं। तो इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि वैक्सीन जनवरी में आ जाएगा, ये न्यूज़ आ रही है। और न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन जब जनवरी में आएगा, ये अभी आम पब्लिक को अवेलेबल नहीं होगा, ये सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। सो वैक्सीन जनवरी में आने के बाद भी हम सबको अवेलेबल होगा, इसके बारे में हम लोग अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या हम तब एग्जाम नहीं देंगे? तो हम लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। आपकी कंसेंट होगी तो हम बच्चे का ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, आपकी कंसेंट नहीं होगी तो हम ऑफलाइन एग्जाम नहीं लेंगे बच्चे का। पर बच्चे को प्रिपेयर कराने के लिए ऑफलाइन एग्जाम जरूरी है, यही हम आपको कन्वे करना चाहते हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, और हम लोग ये नहीं चाहते कि उनकी मेहनत और उनकी तैयारी वो फ्रूट नहीं ले पाए जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि उनको हमने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी नहीं कराई थी। और अगर बच्चे को, इसका एक और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे को कोल्ड है, कफ है या हल्का सा भी कुछ सिम्टम है, उसको प्लीज एग्जाम देने के लिए मत भेजिएगा। अगर घर में किसी को कोरोना है तब भी बच्चे को प्लीज एग्जाम देने के लिए मत भेजिएगा। और अगर आपका अगर आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो भी बच्चे को एग्जाम देने के लिए मत भेजिएगा। सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग है, उसके बाद ही हमारा प्री बोर्ड एग्जाम है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है तो आप बच्चे को स्कूल भेजिए ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए। और अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी आपके अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो कृपया उसको मत भेजिएगा। पर हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं, क्योंकि बच्चे के करियर का सवाल है, आपका बच्चा हमारे लिए बहुत कीमती है, आपका बच्चा हमारे लिए आपकी अमानत है हमारे पास, जिसको हम तराश कर हीरा बनाना चाहते हैं, और उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। जैसा आपने आज तक सहयोग दिया है, हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हमें आपसे सहयोग मिलता रहेगा, और ये बच्चा जो आपका बच्चा भी है, हमारा बच्चा भी है, इस देश का बच्चा भी है, उस मुकाम तक पहुंचे कि हम सबको इस पे गर्व हो। तो आप सबको आप अच्छे भविष्य की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की और खुश रहने की मैं आशीर्वाद, मेरी शुभेच्छा आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन के क्या क्या इनके फायदे हैं ऑफलाइन एग्जाम की, किस तरीके से हम बच्चों को तैयार कराएंगे, किन किन विद्यार्थियों को विद्यालय आकर के परीक्षा देना है, किन परिस्थितियों में आपको विद्यालय नहीं आना है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सभी पर बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने अपने प्रकाश डाला है। और शायद एक रिक्वेस्ट भी की है मैडम ने
कि अभिभावकों ने जिस तरीके से अभी तक सपोर्ट किया है, बच्चों ने भी सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक लगभग सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यथासंभव जब भी आप विद्यालय आए तो पेरेंट्स कोशिश करें कि बच्चे को खुद ड्रॉप कर दें। अगर बच्चा दूर से आता है, खुद ड्रॉप कर दें और खुद लेकर के जाएं, जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर कम यूज करता है तो टचिंग कम होगी। बच्चे एक वाटर बोतल लेकर के आएं, जिससे कि वाटर बोतल उनके पास होगी तो एग्जाम में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और इधर उधर की टचिंग भी नहीं होगी। तो इन्हीं चीजों के साथ हम इस वेबिनार को अब समापन की ओर ले जाते हैं। मैं इस कड़ी में अब धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले हमारे आगरा रीजन के उपायुक्त महोदय का, जिन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोल्जर किया कि हमें पेरेंट्स के इश्यूज और बच्चों के जो कंसर्न है उनको एड्रेस करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे आगरा रीजन के स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि सर ने इस कंसर्न को लेकर के इस वेबिनार को आयोजित कराने के लिए व्यवस्था की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर का इसलिए भी कि उन्होंने इसके लिए मुझे ये जिम्मेदारी दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दोनों सहायक आयुक्त महोदय और महोदया, श्री डॉक्टर एम.एल. मिश्रा और मैडम श्रीमती इंदिरा मुदगल मैडम का, जिन्होंने इसके लिए डिफरेंट गाइडलाइन हमको दी, समय समय पर गाइड किया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी 5-6 प्रिंसिपल्स को दी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन 5 प्रिंसिपल्स का, श्री अरविंद गौड़ जी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय डीएल मेरठ, श्रीमती उसना बानो, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय KNN गाजियाबाद, श्री सतीश शर्मा जी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय ललितपुर, श्री करुणाकर उपाध्याय जी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा, श्रीमती नीतू वर्मा, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय KV3 आगरा, जिन्होंने विभिन्न पॉइंट्स पर पेरेंट्स के, बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया, बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया और आपको एग्जाम के बारे में विभिन्न बातों को बताया, साथ साथ ही इस कोविड से बचने के विभिन्न उपाय को भी बताया। उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टीम के उन 2 सदस्यों का, जो शायद आपने अभी उनका नाम भी नहीं सुना और उनका चेहरा भी नहीं देखा है। वो सदस्य जिन्होंने इस टीम को टेक्निकली सपोर्ट किया है, उनके बिना शायद हम लोग इतने टेक से भी नहीं हैं कि जो ये सारी चीजें कर पाते। तो ये 2 सदस्य हैं, मैडम नीतू सिंगल PGTCS, जिन्होंने इस पूरी चीज को ऑर्गेनाइज किया, और श्री पवन दीक्षित PGTCS, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने भी अपने कमेंट्स दिए, अपने विचार दिए यहाँ पर। हालांकि कुछ मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि कुछ बच्चों ने ऐसी बातें भी लिखी इन कमेंट्स में जो शायद हम सभी के लिए शोभा नहीं देती हैं। बच्चे अपनी इन चीजों को रेक्टिफाई करेंगे। आपके विचार और आपके उद्गार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द कभी अंत नहीं होते हैं, आवाज भी ब्रह्मांड में अनंत तक जाती है शब्दों का चयन, और उनको बोलना और उनको किसी भी जगह पर लिखना, ये ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को उस रूप में दिखाए जिस रूप में वास्तव में आप हैं। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आप ऐसे हैं नहीं, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पर आ गई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने विचारों को, अपने उद्गारों को बहुत संभाल के रखें। आपको बहुत आगे जाना है। और ये बच्चे जिन्होंने कमेंट्स दिए यहाँ पर, जिनके बारे में मैडम ने एड्रेस किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वेबिनार को देखा और इन विचारों को आगे तक भी आप प्रवाहित करेंगे और भी इससे लाभान्वित होंगे। और उन सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उन्होंने इसको सहयोग सफल बनाने में जो सहयोग किया हो, उन टीचर्स ने जिन्होंने बच्चों को ये मैसेज फॉरवर्ड किए हुए हों, उन प्रिंसिपल्स ने जिन्होंने इस वेबिनार के लिंक और उनको फॉरवर्ड किया, प्रोत्साहित किया बच्चों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। धन्यवाद।